Hello, Namaskar, Vanakkam. I hope all of you are doing well. The seventh chapter of your social science textbook, Exploring Society, India and Beyond, which is called India's Cultural Roots, यानी कि भारत के सांस्कृतिक संस्कृति के बारे में ये चैप्टर है। और मैं पहले से ही बता दूं शुरू करने से पहले कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। मुझे ऑलमोस्ट 2 दिन लगे इसको पूरी तरह से पढ़ने में, समझने में, नोट्स बनाने में, जिसको मैं दिखाऊंगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें ऐसे कई सारे टर्म्स होंगे जिससे कि आप पूरी तरह से फेमिलियर नहीं होंगे, वाकिफ नहीं होंगे। ओके, वाकिफ तो उर्दू वर्ड हो गया। ओके, सो इंडियाज कल्चरल रूट्स इज द नेम ऑफ द चैप्टर। दिस इज चैप्टर 7 of your social science textbook of cultural history, because we've already done geography, we've already done civics, we've already done history, we've done economics, and this is the cultural history part. Now let's look at, when we are talking about India's cultural roots, before I go into the text, I basically wanted to make you understand कि ये होता क्या है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, पहले कोट को ही देख लेते हैं। कोट है सुभाष चिता से, वो कहते हैं कि दैट विच कैनॉट बी स्टोलन, यानी कि जो चोरी ना हो सके, विच कैनॉट बी कॉन्फिस्केटेड बाय रूलर्स, यानी कि जो राजा है वो उस पर अपना अधिकार ना जमा सके, ऐसी कौन सी चीज है। ओके, दैट विच इज नॉट अ बर्डन एज इट डज नॉट वे एनीथिंग, कि वो किसी पर बोझ नहीं है। जो कोई चोरी ना कर सके, जो राजा उस पर अपना अधिकार ना जमा सके, या वो चीज जो किसी पर भी किसी भी तरह का बोझ नहीं है, क्योंकि उसका खुद का वजन बिल्कुल जीरो है। ओके, दैट विच दो इट इज यूज्ड ओनली ग्रोस एवरी डे, कि आप उसका इस्तेमाल हर रोज करें। आप नहाते वक्त साबुन का इस्तेमाल करते हैं, साबुन क्या ग्रो करता है? साबुन ऑब्वियसली कम होता रहता है ना। लेकिन ये ऐसी चीज है कि आप इसका इस्तेमाल जितना ज्यादा करेंगे, ये कम कभी नहीं होगा, इनफैक्ट ये ज्यादा बढ़ेगा। ओके, दैट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ऑल, द वेल्थ ऑफ ट्रू नॉलेज। वो है नॉलेज, यानी कि आपके पास जो ज्ञान है वो, उसको ज्ञान कहते हैं, जो कि चोरी ना हो सके, जो कि राजा अधिकार ना जमा सके, जो किसी पर बोझ नहीं है, और जो इवन दो यू कीप यूजिंग इट, वो हमेशा बढ़ता रहता है, उसको ज्ञान कहते हैं। ओके, और ज्ञान किससे मिलता है? ज्ञान मिलता है पढ़ाई करने से, लोगों से बात करने से, लोगों की बातें सुन के, ओके, लिखने से, लिखने पढ़ाई करने से ही आपको ज्यादा ज्ञान मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये इसका एक लाइन में मैं अगर बता सकूं तो ये एक बड़ा फेमस कोट है, जो कि आप अपने अंग्रेजी के एसेस वगैरह में बाद में लिख सकते हैं। एजुकेशन इज द वन थिंग नो वन कैन टेक फ्रॉम यू, यानी कि जो आपके पास शिक्षा है, जो आपके पास ज्ञान है, वो आपसे कभी भी कोई भी नहीं छीन सकता है। जो आपको मालूम है, क्या कोई आके आपसे चोरी कर सकता है? बिल्कुल नहीं, वो आपसे कभी भी कोई भी चोरी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपके खुद के यहां के माइंड के हार्ड डिस्क में जमा हुआ पड़ा है। ओके, दूसरा एक और बड़ा फेमस कोट है, नॉलेज इज पावर, कि ज्ञान ही शक्ति है, यानी कि जो आपके पास ज्ञान है वो असल में आपकी शक्ति है। और ये कहा था सर फ्रांसिस बेकन ने 17वीं सेंचुरी में। नाउ आगे चलते हैं। ओके, ये कुछ इमेजेस हैं। ये हम्पी जो कर्नाटक में है वहां की इमेज है, ये बुद्धा भूटान में इमेज है, और ये महावीरा बिहार में। इन सभी के बारे में, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म और ट्राइबल आर्ट्स, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल एंड ऑफ द वीडियो तक बने रहिए। ओके, नाउ आगे चलते रहते हैं। मैं नोट्स और इसके बीच बीच में चलता रहूंगा। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है, मैं नोट्स के बताता हूं ताकि मैं थोड़ा सा सिंपल वे में बता सकूं। स्पिरिचुअल का वास्ता है जो आपके, इसके मेरे को एग्जैक्ट हिंदी वर्ड्स कई जगहों पर नहीं मिलेंगे। अगर मैं हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करूं भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये जसप्रीत बुमराह के बाउंसर की तरह निकल जाएगा। ओके, तो मैं थोड़े से शब्द तो आपको अंग्रेजी में ही बताऊंगा। तो स्पिरिचुअल, स्पिरिट वर्ड तो आपने सुना होगा। स्पिरिट यानी कि जिसका कि कोई आकार ना हो। हमारी बॉडी का, हमारा जो शरीर है उसका एक आकार है, मेरी हाइट इतनी है, राइट, मेरा मोटापा इतना है, मेरे कंधों की लेंथ इतनी है, मेरे बाजुओं की लेंथ इतनी है। लेकिन जो स्पिरिट है, ओके,
जो स्पिरिट है उसका कोई भी शेप या आकार नहीं होता है। सो स्पिरिचुअल इज कंसर्न विद द स्पिरिट और सोल, कि हमारी जो आत्मा है। ओके, आत्मा की डेफिनेशन कई लोगों से अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं, राइट। लाइक अगर आप मुझसे पूछे, मैं बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं हूं, लेकिन मैं हिंदुइज्म को मानता हूं। ओके, जो हिंदुइज्म के तहत जो भी मेरे बाप परदादा वगैरह करते आए, मैं उसको कंटिन्यू करता हूं। लेकिन मैं धार्मिक इस तरह से नहीं हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं रोज मंदिर जाऊं, ऐसा नहीं करता हूं। लेकिन क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं कि ये जो मेरा काम है, जो भी मैं काम करूं, मेरा असली में जो प्रोफेशन है, मैं यहां पर जो आप बच्चों के लिए फ्री में जो पढ़ा रहा हूं, ये सब एक तरह का काम है। और काम ही एक तरह से वर्शिप है, प्रार्थना है। कि अगर मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करूं, जैसे आप अगर अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ करें, तो आपको किसी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज द वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। तो स्पिरिचुअल इज कंसर्न विद द स्पिरिट और सोल। संस्कृत में इसको आत्मन या आत्मा कहते हैं, हिंदी वगैरह में। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी क्या हुआ? बोलते हैं ना कि आई एम इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी इज द सर्च फॉर अ डीपर एंड हायर डायमेंशन बियॉन्ड आवर करंट पर्सनालिटी। अभी इतना हैवी भारी भरकम 20 GB वाला डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब कि हम हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी करते हैं, उसके ऊपर उठकर कि हम एक दूसरे ऐसे लेवल पर चले जाएं जहां कि हमारा एक काइंड ऑफ कनेक्शन बने अपनी आत्मा के साथ, कि हमारा जो वजूद क्या है, हम किस लिए इस धरती पर हैं, हमें धरती पर हमने किस लिए जन्म लिया है, हमारा असली मकसद क्या है, उन सभी बातों पर विचार करें। तो ये थोड़ा सा एक हायर डायमेंशन की तरह हो जाता है। वही मैंने यहां पर डेफिनेशन में लिखा है। ओके, आप स्पिरिचुअलिटी कैसे पा सकते हैं? हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना काम करते हुए भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। भला कैसे? स्पिरिचुअल आप इस तरह से हो सकते हैं, अगर आप आत्म मंथन करें। आत्म मंथन बोले तो आत्म मंथन मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि हां, अगर मेरे से कल किसी बात पर मुझे लगता है कि गलती हो गई, आपको रात को सोने से पहले या अगले सुबह लगे कि मैंने जो वो किया वो ठीक नहीं किया, तो मैं जाके उस व्यक्ति से जाके माफी मांगता हूं। आई से सॉरी टू हिम कि व्हाट आई डिड वाज रॉन्ग, आई बेग योर फॉरगिवनेस, दैट आई होप यू विल फॉरगिव मी, बिकॉज व्हाट आई डिड इन द हीट ऑफ द मोमेंट, गुस्से में आकर मैंने एक ऐसा काम किया जो कि ठीक नहीं था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने आप से यह उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह का कोई काम करूंगा, राइट। तो ये हो गया सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि आपने अपने बारे में ही पुनः फिर से विचार किया। मेडिटेशन, की आप चिंतन करें, मेडिटेट करें, आंखें बंद करके अपने ख्यालों में खो जाएं, दुनिया की बात छोड़कर एक तरह का कनेक्शन बनाए। इसका एक तरीका होता है, व्हेन यू क्लोज योर आईज, यू कैन इमेजिन समथिंग बिटवीन योर आईज, यहां पर। ओके, इफ यू इमेजिन समथिंग बिटवीन योर आईज, मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप ये मत बोलिए कि अरे ये सब तो हम बुढ़ापे में करेंगे। नो, if you do it now, what will happen is that it will improve your powers of concentration. Because I'll tell you an example, and it happens to all of us. आप जब आंखें बंद करेंगे, आपके दिमाग में वो सारे ऐसे ख्याल आएंगे कि अरे उसने मुझसे ये कहा था, मैंने उसको ये कहा था, मैंने उसको डांटा था, उसने मुझे डांटा था, मेरे को इतने मार्क्स आए थे, वो सारे ख्याल घूमते रहते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन दिस स्पेस बिटवीन योर आईज, इट विल हेल्प यू फोकस। और फोकस और कंसंट्रेशन करने का फायदा ये होगा कि जब आप मैथ्स पढ़ेंगे, जब आप साइंस पढ़ेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तब आपकी कंसंट्रेशन पावर्स उससे उतनी ही बेहतर होंगी, एंड इट विल हेल्प यू इन योर एकेडमिक लाइफ। तो इससे आपको फायदा होगा। कनेक्ट विद नेचर, आपके पास कोई बगीचा है, पार्क है, वहां पर थोड़ा समय बिताएं। लुक एट द ग्रीन, लुक एट द ग्रीन लीव्स, look at the flowers, look at the soil, look at the water which is falling on the soil, on the plants. It is connecting with nature, because nature has a soothing effect. वो आपको ज्यादा शांत करेगा। और ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड, इसको मैं बोलता हूं विटामिन जी, कि विटामिन जी होना जरूरी है, कि किसी ने मेरे लिए कुछ ऐसा काम किया जिससे मेरा फायदा हुआ, तो मुझे उसकी तरफ एक तरह का ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, कि आई एम ग्रेटफुल टू यू, thankful to you for the help that you gave me.
तो ये सब भी एक तरह से रोज की जिंदगी में भी आप स्पिरिचुअल इस तरह से हो सकते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में जाके वहां पर मेडिटेशन करना है, नहीं, आप घर पर रहकर भी एक स्पिरिचुअल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। ओके, बी कंपैशनेट, कि आप दूसरों पर दया दिखाएं, कि ऐसा ना हो कि आप कठोर तरीके से दूसरे की तरफ बर्ताव करें, आप अच्छी तरह से लोगों से बात करें, लोगों की अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अगर आपसे हो सके तो उस दिक्कत को ठीक करें, आप जितना आपसे हो सके। ओके, तो ये सब तो बातें हो गई, बड़ी बड़ी बातें। ओके, सो यहां पर डेफिनेशन दी है, तो डेफिनेशन का मैंने मतलब समझा दिया, ये डेफिनेशन को भी आप याद कर लेना। सो इंडियन कल्चर बाय एनी एस्टिमेट इज सेवरल मिलीनियम्स ओल्ड, यानी कि मिलीनियम मतलब 1000 साल, सेंचुरी मतलब 100 साल, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। सो लाइक एनी एंशिएंट ट्री, कि कोई भी जो पेड़ हो, इट हैज मेनी रूट्स एंड मेनी ब्रांचेस। ओके, तो ऑब्वियसली जैसे पेड़ की कई सारी शाखाएं होती हैं, कई सारी जड़ें होती हैं, सो द रूट्स नर्चर ए कॉमन ट्रंक, ट्रंक मतलब बीच का पोर्शन, एंड फ्रॉम द ट्रंक एमर्ज मेनी ब्रांचेस व्हिच आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन कल्चर। सो भारतीय संस्कृति जो है उसके कई सारे भाग हैं, जिस तरह से एक पेड़ के भी कई सारे ब्रांचेस होते हैं। ओके, तो यहां पर है आर्ट्स के बारे में, लिटरेचर, विज्ञान के बारे में, मेडिसिन के बारे में, धर्म के बारे में, आर्ट ऑफ गवर्नेंस, मार्शल आर्ट्स एक्सेट्रा। तो इन सभी को स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। यहां पर इस एनसीईआरटी बुक में धर्म यानी कि रिलीजन शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं किया गया है, इसको इन्होंने स्कूल ऑफ थॉट कहा है, कि अलग, जैसे जैनिज्म, हालांकि हम उसको एक रिलीजन की तरह मानते हैं यहां पर इंडिया में, लेकिन इस एनसीईआरटी बुक में जानबूझकर एंड वेरी डेलिबरेटली एंड वेरी राइटली सो दे हैव डिस्क्राइब्ड इट एज अ स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि एक विचारधारा, एक विचारधारा। मैं हर शब्द का हिंदी में भी ट्रांसलेशन कर रहा हूं ताकि जिनको हिंदी में समझने में ज्यादा आसानी हो। तो अगर स्कूल ऑफ थॉट कहे तो इसका मतलब क्या है? स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है इट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक कुछ लोगों का एक समूह जो शेयर करते हैं कॉमन बिलीफ, जो एक ही प्रकार की धाराओं को मानते हैं, कि उनका विचार जो है, उनके मन में जो विचार हैं वो एक ही हैं। अगर उनको लगता है कि इस तरह से कोई प्रोजेक्ट को करना चाहिए तो ये इसी तरह से होगा। और ये स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग एरियाज में हो सकते हैं, राइट? फिलॉसफीज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट या आइडियाज, लाइक जैसे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। ओके, इकोनॉमिक्स में क्लासिकल इकोनॉमिक्स के तहत कि ऐसा होता था कि इस तरह से टैक्सेस को कलेक्ट करना चाहिए, अगर टैक्सेस को इस तरह से कलेक्ट करें तो उसको स्पेंडिंग इस तरह से हो जानी चाहिए जिससे इतने सारे लोगों का भला हो सकता है। तो ये हो गया क्लासिकल इकोनॉमिक्स में। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हो सकता है कि उसी बात को एक अलग ढंग से पेश किया जाए और उसके तहत अलग अलग थ्योरीज को बनाया जा सके, राइट? एक केनियसियन इकोनॉमिक्स है, वो भी एक अलग तरह के इकोनॉमिक्स को प्रोपेगेट करता है। उसी तरह से फिलॉसफी की हो सकती है, उसी तरह से हिस्ट्री की अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हो सकती हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में देयर कैन बी डिफरेंट ब्रांचेस, यानी कि जो मेरे मन में मैं इस चीज को जैसे इंटरप्रेट करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पेड़ को देखें, मैं बहुत साधारण सा आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप एक पेड़ को देखें, मैं जैसे उस पेड़ का चित्र बनाऊंगा, पेंटिंग बनाऊंगा, आप उसी पेड़ का पेंटिंग चित्र आप शायद थोड़ा अलग बनाएंगे। तो आपका स्कूल ऑफ थॉट और मेरे स्कूल ऑफ थॉट में थोड़ा सा अंतर रहेगा, लेकिन हो सकता है कि मैं और 5 और बच्चे एक तरह से बनाएं, आप और 5 और बच्चे अलग अलग तरह से बनाएं। तो ये होगा कि 2 स्कूल ऑफ थॉट, जो कि मैं जैसा है मैं वैसे ही बना रहा हूं, आप उसको ज्यादा स्टाइलाइज्ड वे में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम दोनों के स्कूल ऑफ थॉट थोड़े से अलग होंगे, पर्सपेक्टिव, देखने का नजरिया काफी अलग होगा। ओके, सो ये चैप्टर है अबाउट डिस्कवरिंग इंडियाज कल्चरल हिस्ट्री, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा था। सो जितने सारे आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट सम ऑफ इंडियाज कल्चरल रूट्स गो ऑल द वे टू द इंडस या हड़प्पन या सिंधु सरस्वती, वो सब हमने हिस्ट्री के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, चैप्टर 6 में। आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखिए। लेटर ऑन ओवर टाइम हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट हैव इमर्ज्ड इन इंडिया, वी विल सी कि उनसे क्या हुआ, इंडिया दैट इज भारत को समझने की यहां पर कोशिश की जाएगी। सीकर का मतलब यह है कि जो
सच्चाई को ढूंढने की कोशिश कर सकता है। ये कोई साधु हो सकता है, ये हम में से ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, योगी हो सकता है या फिलोसोफर हो सकता है, कोई भी ऐसा आदमी हो सकता है जो कि सच्चाई की खोज में निकल जाए। तो पहले हम शुरू करते हैं वेदा से। ओके, या आपने अपने घर में सुना होगा, अगर आप एक हिंदू हैं तो आपने अपने घरों में सुना होगा वेदों के बारे में। तो वेद क्या है? वेद शब्द, ये एमसीक्यू के हिसाब से आप जरा याद रखिए। ओके, वेद शब्द कहां से आता है? ये संस्कृत शब्द विद से आता है, और इसीलिए नॉलेज को क्या कहते हैं हम? ज्ञान या विद्या कहते हैं। ओके, विद्या प्रदान करो, यानी कि नॉलेज, ग्रांट मी नॉलेज, मुझे विद्या प्रदान करो मतलब ग्रांट मी नॉलेज। तो इसको विद्या शब्द और वेदा दोनों ही संस्कृत शब्द VID से आए हैं, इसको जरा याद रखिए। ओके, वी ब्रीफली मेंशन द ऋग्वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओके, they are the most ancient texts of India and among the most ancient in the world. So सबसे पुरानी टेक्स्ट में इसको माना जाता है। Like for instance, in fact, only the other day I was asking my mother कि what Ved are these things? So she said we are Yajurved. Okay, so we follow the Yajurved. So different. There are lots of people who follow the Samaved. Okay, so the Vedas consist of thousands of hymns, यानी कि जो मंत्र होते हैं उसमें वेदों में काफी सारे हैं। बेसिकली वो क्या है? प्रार्थना है, जो कि कविता के रूप में लिखे गए हैं संस्कृत में ज्यादा। ओके, दे वर रिसाइटेड ओरली नॉट रिटन। और उनका प्रोपगेशन कैसे हुआ? ऐसा नहीं था कि टेक्स्ट बुक में आपको पब्लिश करके लिख के दिया। नो, ये सिर्फ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता था, और बताने बताने से दूसरे व्यक्ति को याद हो जाता था, दूसरा व्यक्ति 4 और व्यक्तियों को बताता था। तो ये एक, इसको कहते हैं ओरल ट्रेडिशन, यानी कि जो बोलचाल से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी गई हो। इट इज एन ओरल ट्रेडिशन ऑफ पासिंग ऑन नॉलेज। ओके, तो ये जो मंत्र थे, दीज हिम्स वर कंपोज्ड इन द सप्त सिंधावा रीजन, जिसको कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। इट इज डिफिकल्ट टू से व्हेन एग्जैक्टली द ऋग्वेदाभि, ऋग्वेद कब लिखा गया था, लिखा नहीं बताया गया था, उसका वर्णन कब हुआ था, इसका एग्जैक्ट डेट किसी के पास भी नहीं है। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 5000 to 2000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट के समय में, उन 3000 सालों के बीच में कभी हुआ था। ओके, these texts have been committed to memory through rigorous training and passed on orally without any alterations, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में orally इसको पास ऑन किया गया है। ओके, अब हम मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। तो ये तो हो गया, the Rig Veda is considered the ancient. It is considered the prayers in the form of poems and songs that were recited orally, not written. Now कैसे, जो orally कैसे होता था? Now आप इस तस्वीर को देखें। ओके, इस तस्वीर को देखेंगे आप, इनके माथे से आपको पता चल जाएगा कि ये हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करते वक्त उन मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे। सो जितनी बारी वो उच्चारण करते रहेंगे उतनी बारी उनको ठीक से याद भी हो जाएगा कि हाँ, इसी तरह से इस मंत्र को बताया गया है ऋग्वेद में, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहेगा। ओके, यूनेस्को एक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस, जो कि न्यूयॉर्क में है, लेकिन यूनेस्को इज नॉट इन, आई डोंट थिंक इट इज इन न्यूयॉर्क, आई थिंक इट्स इन पेरिस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बताऊं मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। जी हाँ, पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, एस का मतलब है साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पेरिस में स्थापित है। ओके, यूनाइटेड नेशंस 1945 में बनने के बाद इसकी भी स्थापना की गई थी। इसका काम क्या है? इसका काम है कि शिक्षा के ऊपर, विज्ञान के ऊपर और संस्कृति के ऊपर जो भी काम करने हो पूरी दुनिया में, उस पर यह सोच विचार करेगी, इसका डिसीजन फाइनल होगा। यूनेस्को काफी इसमें फोरफ्रंट में रहती है। तो 2008 में यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया कि वैदिक चैंटिंग, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि वो उच्चारण करते जाते हैं, जैसे गायत्री मंत्र होता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम
दिस इज द गायत्री मंत्र। तो जो भी इस तरह के मंत्र हैं उसका अगर वो उच्चारण करते रहेंगे तो उसे याद हो जाएगा, माइंड में रजिस्टर हो जाएगा। सो 2008 में यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया कि वैदिक चैंटिंग एज अ मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इंटेंजिबल शब्द का मतलब है जिसको कि एक तरह से मेजर ना किया जा सके, वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट रहता है, जिसको बताया ना जा सके कि हाँ ये 2 kg का है, नमक का पैकेट ये 2 kg का, ऐसा नहीं, कि जिसको कि एक तरह से मेजर ना किया जाए उसको इंटेंजिबल कहते हैं। ओके, एंड ओरल ट्रेडिशन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं जिससे कि आपको और आइडिया हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं, ओके, इस तरह से कई सारे युवा लोग हैं। ओके, जो एआई इमेज है वो हर बंदे की शक्ल भी एक जैसे बना देते हैं। ओके, तो इस तरह से वो ओरल ट्रेडिशन में वो उच्चारण करते रहते हैं तो उनको याद हो जाती है सारे मंत्र। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो इसके बाद इमेज थोड़ा बड़ा हो गया क्या? ठीक है। ओके, नाउ ये बात यहां पर मैंने बता दी। तो द वैदिक हिम्स जो भी थे दे वर कंपोज्ड बाय ऋषिस। उनको ऋषि कहते थे जो कि मेल साधु हैं, या ऋषिकास जो कि फीमेल साधु हैं। ओके, संस्कृत में दे वर एड्रेस्ड इन पोएटिकल फॉर्म टू मेनी डेटीज, गॉड्स एंड गॉडेसेस सच एज इंदिरा। मैं आपको नोट्स में बताता हूं, इजी रहेगा। ओके, तो उसमें वैदिक हिम्स किसने बनाए? ओके, यूनिवर्स का दूसरा नाम है कॉस्मोस। कॉस्मोस, यूनिवर्स सब एक ही, दोनों एक तरह के सिनोनिम्स है। ऋषिस या ऋषिकास, अरे ओके, they were written as poetry and addressed to different gods and goddesses. So उसमें होता क्या था कि कई सारे भगवानों की एक तरह से पूजा होती थी, उनका वर्णन होता था, डिपिक्शन होता था, देवर प्रेस्ड। तो अगर मैं कोई कविता लिखूं जिसमें सरस्वती, गॉडेस सरस्वती की पूजा की गई है, उनका वर्णन किया गया है, या विष्णु की पूजा करो, या लेट्स से लॉर्ड हनुमान की, तो अलग अलग देवताओं की या भगवानों की या भगवतियों की का वर्णन किया जाता है, उनकी क्या कहते हैं, उनकी तारीफ की जाती है एक तरह से, राइट? सरस्वती हो गया, वरुणा हो गया, वरुण भगवान हो गया, इंद्र भगवान या अग्नि देवता। सो इन सभी के बारे में लिखा जाता था इन वैदिक मंत्रों में। ओके, तो ये एक तरह से इट वॉज द थिंग ऑफ ट्रुथ। ओके, इट वॉज अ थिंग ऑफ ट्रुथ। सो दूसरी बात यह है कि अगर सच्चाई, ट्रुथ का मतलब क्या है? द आइडिया ऑफ ट्रुथ इन द यूनिवर्स, इट वॉज अनदर नेम फॉर गॉड। तो उस समय पर भगवान का दूसरा नाम था सच्चाई, कि अगर आप सच्चाई के पथ पर चलेंगे, कि आप हमेशा सच बोलेंगे और कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे, इसका मतलब है कि आप भगवान के साथ हैं। ओके, आप पूरी तरह से भगवान के साथ हैं, तो ये मेरा सच है, तो ये मेरा सच है। सो दैट मीन्स आई एम ए बिलीवर इन गॉड, दैट फॉर मी ट्रुथ इज गॉड। Okay, if I do things honestly, that is my God. So these are all a little philosophy. ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिलोसफी की तरह है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना ज्यादा मैं सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं हिंदी में, आपको उतनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ओके, अभी जैसे हिंदू रिलीजन में, हिंदू धर्म में कहा जाता है, हिंदू रिलीजन या हिंदू स्कूल ऑफ थॉट बोल ले, उसमें कहते हैं कि 33 करोड़ देवता और देवियां हैं, 33 करोड़ गॉड्स एंड गॉडेसेस, या 330 मिलियन गॉड्स एंड गॉडेसेस। लेकिन ये जो जितने भी ऋषि या ऋषिकाएं थी, ओके, वो कहते थे कि ये एक्चुअली एक ही भगवान है, लेकिन हम इनको अलग अलग रूपों में देखते हैं, कि एक ही भगवान है, लेकिन हम इनको, कोई गणेश भगवान बुलाता है, कोई हनुमान बुलाता है, कोई मुरुगन बुलाता है, कोई अयप्पा बुलाता है, अलग अलग देवता या देवियों के रूप में हम देखते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती अलग अलग हो जाए। ओके, सो रियलिटी इज वन बट हैज डिफरेंट नेम्स, ये उन्होंने ये माना जाता है। सो they saw those gods and goddesses as one, not separate beings, as one famous hymn puts it, एकम सत विप्रा बहुधा वेदांति, यानी कि जो सुप्रीम रियलिटी है, जो सबसे बड़ी सच्चाई है,
वो एक है, लेकिन जो जितने भी ऋषि और ऋषिकाओं ने उनको अलग अलग नाम दे दिए कि भगवान एक है, लेकिन हमने उनको 33 करोड़ अलग अलग नाम दिए। 33 करोड़, 33 करोड़। सो इन दिस वर्ल्ड व्यू का मतलब एक सर्टन वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड. Some values were especially important, beginning with truth, which is another name for God. The last mantras of the Rig Veda also calls for unity among people. Okay, ये है come together, speak together, common be your mind, may your thoughts agree, united be your purpose, united your heart, may your thoughts be united, so all may agree. ये ऋग्वेद का लास्ट मंत्र है. अब आते हैं वैदिक सोसाइटी पर. आई होप आप बोर नहीं हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि एज आई सेड राइट एट द बिगिनिंग ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत पड़ेगी. अब आते हैं वैदिक सोसाइटी में. से बेसिकली 4 भाग हैं, एक भाग हमने कर लिया. अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज, 5 भाग है एक्चुअली. अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट जनास और क्लैंस, यानी कि दादा परदादा बेटा, उसके आगे उसके आगे उसके आगे, सो डिफरेंट जनरेशंस. क्लैंस का मतलब है generations of people, okay, larger groups of people. The Rig Veda alone has some 30 janas. ये janas क्या है? Basically this is like the family tree. आप अपने घर का family tree बनाएं, आप और आपकी बहन, then आपके parents. लेकिन आपके father के 2 भाई और 1 बहन है, तो आप उनके बनाएंगे, उनके बच्चों के बारे में लिखेंगे. आपकी मदर के 3 भाई हैं, 1 बहन है, तो उनके बारे में लिखेंगे, उनके बच्चों के बारे में लिखेंगे. देन आपके फादर के पेरेंट्स के बारे में लिखेंगे, आपकी मदर के पेरेंट्स के बारे में लिखेंगे. देन आपके फादर के पेरेंट्स के भाई वगैरह क्या थे, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बारे में लिखेंगे. तो ये क्या हो गया? ये फैमिली ट्री हो गया. ये आपके फैमिली का क्लैन हो गया कि आपका फैमिली कैसे कैसे आया था. आप नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं या ऊपर से नीचे आ सकते हैं, राइट. आप सोच सकते हैं कि मैं 5 जनरेशन पहले जाऊंगा, तो आप अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठ के वो अपने परदादा या दादा के बारे में बताएंगे, तो वहां से आप फैमिली ट्री को ट्रेस कर सकते हैं कि कौन कौन था. तो पूरा ब्रांचेस ऑफ योर फैमिली ट्री कैन बी मेड. ये एक अच्छा एक्सरसाइज है. मेरे ख्याल से अगले समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में आप इसको करने की कोशिश कीजिए. ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है. तो आपको अपनी फैमिली ट्री के बारे में पूरी तरह से अंदाजा हो जाता है. आपको पता चल जाता है, ओ ये मेरा दूर का कजिन ब्रदर है. ओके, तो उसी तरह से माना यह जाता है कि जनास और क्लैंस, फॉर एग्जांपल लॉर्ड कृष्ण, उनको क्या कहते हैं? यदुवंशी. आप अपनी मम्मी या डैडी से पूछिए, उनको मालूम होगा, या अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर से पूछिए. लॉर्ड कृष्णा को कहते हैं यदुवंशी, क्योंकि वो यादवों के क्लैन के थे. इसीलिए जो यादव हैं वो मानते हैं कि वो लॉर्ड कृष्णा से उनका डायरेक्ट संबंध था. ओके, यदुवंशी. लॉर्ड राम को रघुवंशी कहते हैं. ओके, रघुवंशी. ओके, रघु is the other name for the sun god, यदु is the other name for the moon god. So they are different. जो दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं. आई डोंट नो वेदर आपने अमर चित्र कथा वगैरह पढ़ी है या नहीं, दशावतार वगैरह पढ़ी है या नहीं, लेकिन जो विष्णु के 10 अवतार हैं, मेरे को छोटे में सब याद होते थे. मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, नरसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धा, कल्कि. वाह, ये 10 अवतार हैं विष्णु के. ओके, तो उसमें से राम 7वें अवतार थे और कृष्ण 8वें अवतार थे. एक्सक्यूज मी. तो ये हो गए वेदा, ये जनास और क्लैंस. ओके, उसके बारे में यहां पर है. बर्थ ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, अभी हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में बाद में पढ़ेंगे. तो ये अराउंड 600 BC के अराउंड हुआ है. ओके, और ये वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स वगैरह उससे भी पहले है. थोड़ा ओवरलैपिंग है, लेकिन उससे पहले ही शुरू हो चुका था. तो वेदास ओनली गिव अस ए फ्यू क्लूज, लाइक राजा, तो उसमें भी लगता था कि एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी वेद हमको बताते हैं कि एक राजा होता था, प्रजा होती थी, किस तरह से गवर्नेंस होता था, किस तरह से सरकार चलती थी, वगैरह वगैरह. ओके, सभा समिति के साथ साथ मेनी प्रोफेशंस आर आल्सो मेंशन कि कोई कृषि करता है, कोई बुनाई करता है, कोई पॉटरी का काम करता है, कोई बिल्डिंग बनाने का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई हीलर है यानी कि वैद्य, डॉक्टर, फिजिशियन. ओके, वो करता है, कोई नृत्य करता है, कोई बार्बर का काम करता है, कोई पुजारी का काम करता है. तो ये सब इस बात पर
select their leaders. It is democracy, right? So ये हम civics में पढ़ेंगे, मैंने ऑलरेडी वो वीडियोस कर दिए हैं। अभी वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स में यज्ञ काफी करते हैं कि आप आग जलाएं और वहां पर किसी भी तरह का यज्ञ करें। ओके, तो अग्नि देवता, अग्नि को एक देवता के रूप में पूजा जाता है। दैट इज समथिंग आपने अपने घर में कोई पूजा पाठ होगी तो देखा होगा। Upanishads, a group of texts known as Upanishads built upon the Vedic concepts and introduced new ones such as rebirth and karma. तो वेद के बाद उपनिषद आए। उपनिषद के बारे में भी आपने इस शब्द को जरूर सुना होगा अपने घर पे। तो उपनिषद की बात जब हम करते हैं तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। एक तो था रीबर्थ का, यानी कि आपकी मृत्यु के बाद भी आपका फिर से पुनः जन्म होता है। ओके, क्योंकि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, सिर्फ शरीर मरता है। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि आपके मरने के बाद भी आपका पुनः जन्म होगा। दूसरी बात बताई गई कर्मा के बारे में कि आप जिस तरह का काम करेंगे वही उसी तरह के काम आपकी तरफ फिर से आएंगे। अगर आप अच्छा काम करेंगे अपनी जिंदगी में तो अच्छी बातें ही आपके साथ होगी, लेकिन अगर आप कोई बुरा काम करेंगे तो बुरी बातें आपकी तरफ होंगी। तो इसीलिए जरूरी बन जाता है कि आप अच्छा काम करें, क्योंकि कर्मा कम्स बैक टू यू। ओके, सो वही माना जाता है कि rebirth and karma, talking about our action and in results what we do to others comes back to us. कर्मा का मतलब यह है, rebirth का मतलब पुनः जन्म। ओके, the third this thing was, एक और स्कूल जो थॉट था उसका नाम था वेदांता। वेदांता एक कंपनी का नाम है, लेकिन उससे कंफ्यूज मत होना। ओके, ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड द यूनिवर्स इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड ब्राह्मण। ये इट्स नॉट टू बी कंफ्यूज विद लॉर्ड ब्रह्मा, and sometimes just that two well known mantras. तो यहाँ पे दो मंत्रों की बात की गई है। I am not very qualified to explain the meanings of mantras, तो ये मुझसे मत पूछिए, maybe someone else can explain, but आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए इसका एक्चुअल में डीप फिलोसफिकल मीनिंग क्या है, उसको समझाने की क्षमता शायद मेरे में नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैं ज्यादा धार्मिक किस्म का इंसान नहीं हूं। अम ब्रह्मसि, आई एम ब्राह्मण, दैट इज टू से आई एम डिवाइन। Tattvam Asi, you are that. So Upanishad also introduced the concept of Atman or self, the divine essence that resides, कि हर व्यक्ति में आत्मा रहती है। ओके, और आत्मा कभी भी मरती नहीं है। ओके, सो इसीलिए कहते हैं कि जो सभी लोग हैं, ओके, दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो अफ्रीका के हो, अमेरिका के हो, यूरोप के हो, चीन के हो, भारत के हो, श्रीलंका के हो या भूटान के हो, कहीं पर भी हो, सभी को खुश रहने का अधिकार है, सभी को खुश रहना चाहिए। तो इसलिए ये मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी कि मे ऑल पीपल, मे ऑल क्रीचर्स बी हैप्पी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सुखिना मीन्स सुखी, यानी कि वो सुखी रहे। सर्वे मतलब एवरीवन, भवन्तु मे ऑल क्रीचर्स बी हैप्पी। और यही बोलते हैं भारत की तरफ का मैसेज भी, कि हम चाहते हैं कि सभी लोग आपस में खुश रहें, एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो। तो इसके साथ साथ हुआ ये कि हालांकि हिंदुइज्म की बात हो रही थी, लेकिन कई और ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट, जिसको कि यहां पर रिलीजन के रूप में नहीं माना गया, स्कूल्स ऑफ थॉट भी शुरू हुए। उसमें से दो प्रमुख थे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉन्शियसनेस का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग अवेयर, कि हमको कॉन्शियस बोलते हैं ना, कि मैं अवेयर हूं, कि मुझे ये जानकारी है कि ये चीज ऐसी क्यों है। ओके, सो कॉन्शियसनेस टुगेदर दीस स्कूल्स ऑफ थॉट बिकेम द फाउंडेशन फॉर व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। ओके, सो ये अभी हम बुद्धिज्म के बारे में करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं, यहां पर 3 ऐसी कहानियां दी गई हैं। ये सिर्फ कहानियां हैं, इसको एमसीक्यू के हिसाब से आप पढ़ लीजिए। मैं कहानियों को नहीं पढ़ रहा हूं बिकॉज ये बेसिकली स्टोरीज है, उसमें कुछ लार्जर मीनिंग नहीं है। ओके, जैसे इसमें श्वेत केतु के बारे में बताया गया है। ओके, ये जैसे अमर चित्रकथा में आप स्टोरीज पढ़ते थे, उसी तरह से इन 3 स्टोरीज को यहां पे पढ़िए। बाद में 2 स्टोरीज और है। नचिकेता की अमर चित्रकथा मेरे पास थी भी, काफी फेमस है, जो कि जिनकी मुलाकात हुई यमा से, जो कि मृत्यु के भगवान है। ओके, जो कहते हैं ना कि अरे यमराज आ गया काइंड ऑफ थिंग। तो उनसे जब उनकी मुलाकात हुई उसके बारे में है नचिकेता। ये एक दूसरी कहानी है, ये भी उपनिषद में है, कथा उपनिषद में। ये यमराज को इस तरह से बनाया जाता है, वो बैल के साथ रहते हैं, ये नचिकेता है। और तीसरी कहानी है
ये भी एक उपनिषद से है, गार्गी और यज्ञवल्क्य के बीच में। तो इन तीनों कहानियों के बारे में आप अपनी किताब में पढ़ लीजिए। ये सिर्फ कहानियां हैं, इसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से आप पढ़ लीजिए। जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तब तक मैं उम्मीद करता हूं आपने पढ़ लिया होगा। बुद्धिज्म के बारे में बात करें तो मैं नोट्स में देख लेता हूं। ओके, योगा के बारे में कि हिंदुइज्म में योगा की भी काफी बात की गई है, मेडिटेशन, योगा, और आजकल तो इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। फर्स्ट मिलीनियम बीसी में हुआ। तो योगा कैसे करते हैं, जैसे ये ध्यान में बैठे हैं पर्वत के बीच में, इस तरह से योग कर रहे हैं। ओके, तो बुद्धिज्म की जब बात करें, जो प्रिंस सिद्धार्थ थे, जिनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, जो कि आज नेपाल में है। ओके, अराउंड 560 बीसी, मैंने कहा ना बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही अराउंड 600 बीसी के आसपास है। तो उनका जन्म हुआ अराउंड 560 बीसी, लेकिन उनको लगा कि ये ठीक नहीं है और वो अपना महल वगैरह छोड़कर चले गए, राजपाट वगैरह छोड़कर चले गए और एक बनियान ट्री के नीचे जाकर बैठे और उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, अटेन्ड एनलाइटमेंट इन बोध गया, जो कि आज के बिहार में है। बोध गया में जाएंगे तो वहां पर एक बड़ा मॉन्यूमेंट है अबाउट बुद्धिज्म। सो बुद्धा का मतलब है द एनलाइटेंड वन और द अवेकेंड वन, और उन्होंने अहिंसा के बारे में काफी प्रचार किया। तो ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, कर देते हैं, ये आप पढ़ लेंगे। ओके, तो depending on sources, scholars have come up with widely different conclusions as regard the precise year of his birth in chapter 4, which was 560 BC, but उसका year का कुछ खास ये नहीं करना है। तो सिद्धार्थ गौतम grew up living, काफी महल में काफी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। 29 साल, at the age of 29, so not very young but 29 years old, he said he will go out of the city and he came across an old man who was very sick and a dead body. He also saw an ascetic, ascetic मतलब जो कि एक तरह का साधु है, who appeared to be happy at peace. So उनको लगा कि ये साधु इतना खुश क्यों है, उसके पास कोई धनराशि नहीं है लेकिन फिर भी काफी खुश है। तो उसको लगा कि असली खुशी, असली धन तो इसके पास है, क्योंकि इसके पास खुशी का धन है। ओके, तो फॉलोइंग दिस एक्सपीरियंस सिद्धार्थ डिसाइडेड टू गिव अप हिज पैलेस लाइफ, लीविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड सन, traveling on foot as an ascetic, meeting other ascetics and scholars, he searched for the root cause of suffering, कि आखिरकार मनुष्य किसी तरह से नाखुश क्यों रहता है। तो पीपल ट्री, बनियान नहीं, पीपल ट्री के नीचे, नॉट बनियान ट्री, पीपल ट्री के नीचे उन्होंने एनलाइटनमेंट सिद्धि प्राप्त की और उन्होंने ये रियलाइज किया कि जो इग्नोरेंस है, कि मुझे नहीं मालूम है, अविद्या, नॉलेज मतलब विद्या, अविद्या मतलब इग्नोरेंस, और अटैचमेंट, एंड अटैचमेंट क्या हो सकता है कि मुझे अपनी जिंदगी से, जहां की मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास इतनी धनराशि है, उससे मुझे काफी लगाव है। तो अटैचमेंट की जो बात है वो उसी से सबसे ज्यादा लोगों में एक तरह से दुख पैदा होता है, कि मैं जितना ज्यादा अटैच्ड हूं अपने ऐशो आराम की जिंदगी के साथ, उतना ही मुझे दुख भी है। ओके, तो उन्होंने सोचा कि इस दुख से का निवारण करने के लिए, इस दुख से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सिद्धार्था ने फिर नाम लिया गौतम बुद्ध का। ओके, बुद्ध का मतलब है एनलाइटनमेंट, और जो कि एक तरह से जगा हुआ इंसान है। ओके, तो ये बुद्धा का स्टैचू है और मेरे घर में गणेशा स्टैचूज के साथ साथ बुद्धा के भी काफी इस तरह के स्टैचूज हैं। ओके, कहते हैं जनरली कि घर में बुद्धा स्टैचू रहने से घर के लिए अच्छा भी होता है। ओके, सो इस तरह के काफी सारे बुद्धा के स्टैचूज भी, छोटे छोटे फिगर्स भी मेरे घर पर हैं। ओके, आई बिलीव इन गुड वाइब्स, अच्छा काम करो एंड सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। अगर आप ये काम करेंगे तो जिंदगी में एक तरह से आप पाएंगे कि आप काफी शांत और काम और अच्छे काम में विलीन रहते हैं। ओके, सो बुद्धा स्टार्टेड टीचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज्ड, इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप किसी भी तरह का हिंसा का प्रयोग ना करें। ओके, एंड हिंसा का मतलब ये नहीं कि अब मारने का, इवन वर्बल वायलेंस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ हिंसा, कि अगर आप किसी को गाली गलौज करें, आप किसी को डांटे बुरी तरह से, किसी को भरी सभा में ह्यूमिलिएट करें, तो ये होता है वर्बल वायलेंस। तो फिजिकल वायलेंस एक तरफ है, वर्बल वायलेंस एक तरफ है, दोनों ही काफी नकारात्मक, नेगेटिव चीजें मानी जाती हैं। बट ओरिजिनली मीन्स नॉन हर्टिंग और नॉन इंजरिंग, और बाद में आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने भी फ्रीडम स्ट्रगल में
अहिंसा का ही प्रयोग किया था। और उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं, आप बोले भी नहीं, बोले क्यों, आपके मन में भी नेगेटिव या वायलेंट विचार किसी के लिए नहीं आने चाहिए। तो ये तो हो गई पूरी तरह से कंट्रोल, कि आप अपने मन पर भी पूरी तरह से कंट्रोल करें कि मैं किसी का बुरा ना चाहूं, क्योंकि अगर मैं किसी का बुरा चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं पास हो जाऊं, मैं क्लास में फर्स्ट आऊं, वो फेल हो जाए, दैट इज यू आर बीइंग वायलेंट इन योर माइंड अगेंस्ट दैट पर्सन। और ये अच्छी बात नहीं है। जो कर्मा होता है, कर्मा ये होता है कि जो आप खुद सोचेंगे, जो उपनिषद में लिखा गया था, वो वापस भी आपके साथ ही फिर से होगा। तो ये जरूरी बन जाता है कि आप ये सोचें कि मैं भी अच्छा करूं, वो भी अच्छा करे, हम दोनों अच्छा करेंगे तो दोनों को खुशी मिलेगी। ओके, सो दिस इज द बुद्धा का स्टैचू। सो व्हाट वाज सेड इन बुद्धिज्म is that not by water is one made pure, though many people may bathe here, कि आप नहा सकते हैं और नहाने के बाद आप गंगा में जाके नहाएं, आप सोचेंगे कि मेरे सारे पाप धुल गए, धुल गए बोलते ना, कि मेरे सारे पाप चले गए, ओके, आई एम क्लेंस नाउ, मैं प्योर हो गया हूं। क्या सही प्योरिटी यही है कि आप एक गंगा में डुबकी लगाएंगे कि आपके सारे पाप सारे चले जाएंगे? एंड बट वन इज प्योर इन होम ट्रुथ एंड धर्मा रसाय। लेकिन अगर आपके मन में सच्चाई है, अगर आपके मन में पूरी तरह से सच्चाई है, तो आप पूरी तरह से प्योर इंसान हैं। Conquering oneself is greater than conquering 1,000 men on the battlefield 1,000 times, कि आप युद्ध में जाकर 1,000 लोगों को हरा सकते हैं। और आप सोचेंगे मैं बलवान हूं, मैं राजा हूं, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी जीत तब होगी जब आप अपने आप पर विजय पाएंगे, जब आप अपने आप को पूरी तरह से कॉन्कर कर पाएंगे कि मेरे मन में, मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि मेरे मन में कोई भी गलत या नेगेटिव विचार किसी और व्यक्ति के लिए नहीं आएगा। ये होगी असली जीत। तो असली जीत ये है, और ये कहा गया है बुद्धिज्म में। सो द बुद्धा फाउंडेड द संघा, ए कम्युनिटी ऑफ भिक्षुस ऑफ मॉन्क्स। सो संघा वर्ड इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धिज्म ने क्या फाउंड किया। तो उन्होंने संघा, संघा का मतलब है एक ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। मॉन्क्स का मतलब है जो बुद्धिस्ट साधु को मंक्स कहते हैं, मॉन्क्स नहीं मंक्स कहते हैं। ओके, एम यू की तरह प्रोनाउंस कीजिए, मंक्स। और फीमेल मंक्स को नन्स कहते हैं या भिक्षुनीज, हु डेडिकेटेड देमसेल्फ टू प्रैक्टिसिंग एंड स्प्रेडिंग हिज टीचिंग्स। इस अगर आप श्रीलंका में जाएंगे, श्रीलंका में जाएंगे, वहां पे बुद्धिज्म को बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया जाता है। जापान में जाएंगे, अगेन ए मेजर बुद्धिस्ट कंट्री, राइट। सो दे फाउंड द होल ऑफ एशिया एज एनॉर्मस। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर बुद्धा के साथ काफी सारे लोग हैं। ये 1800 साल पुराना स्टोन पैनल है विच इज शोइंग द बुद्धा टीचिंग द अदर्स। मैंने एक अच्छा सा ये बनाया है, आप देखिए, ये बुद्धा का पूरा ये है और इतने सारे मंक्स उनके सामने खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी पावरफुल फोटोग्राफ। इट हैज फैंटास्टिक कलर्स, इट लुक्स एब्सोल्युटली ग्रेट, है ना। अब हम आगे चलते हैं जैनिज्म की तरफ। ओके, नाउ जैनिज्म क्या था? जैनिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट दैट बिकेम वाइडस्प्रेड एट द सेम टाइम। तो जैनिज्म कैसे हुआ? प्रिंस वर्धमान, जहां पर प्रिंस सिद्धार्थ गौतम थे, वहां पर प्रिंस वर्धमान थे, जो जिनका की जन्म भी 6th सेंचुरी बीसी में हुआ। हमने कहा था ना कि ये दोनों का जन्म ऑलमोस्ट सेम टाइम में हुआ है, राइट, इन वैशाली इन बिहार। ये भी बिहार से है। महावीरा का नाम है द ग्रेट, का मतलब है ग्रेट हीरो। तो हुआ ये कि सिद्धार्थ गौतम की तरह प्रिंस वर्धमान भी काफी एक राजा महाराजाओं की परिवार में उनका जन्म हुआ था और वैशाली के पास था। और 30 साल की उम्र में, उनका 29 साल, दिस इज 30, he decided to leave his home. So they are pretty similar, both Buddhism and Jainism। जिस तरह से उसकी शुरुआत हुई, प्रिंस सिद्धार्था एंड प्रिंस वर्धमाना दोनों ने एक ही तरह के कदम उठाए। सो ही लेफ्ट इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। उन्होंने प्रैक्टिस किया और 12 साल के बाद उन्होंने इनफाइनाइट नॉलेज, वहां पर शब्द कौन सा यूज किया गया था? एनलाइटनमेंट और अवेकनिंग। यहां पर शब्द यूज किया गया है इनफाइनाइट नॉलेज। इनफाइनाइट का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। और सुप्रीम विजडम, he became known as Mahavira or the great hero and started preaching what he had realized. Okay, तो ये एक तस्वीर है महावीर की, महावीर भगवान की। ओके, तो जैन शब्द जो आता है वो आता है जीना से।
जिसका कि मतलब है कॉन्करर। लेकिन जो कॉन्करर जिस तरह से हम मानते हैं, ओके, कॉन्कर इसका मतलब कॉन्कर किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कॉन्कर करने की बात नहीं हो रही है, कॉन्कर किसी दूसरे राज्य पर करने की बात नहीं हो रही है। कॉन्कर करने की बात हो रही है अगर मुझे किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, मैं अज्ञात हूं, मैं इग्नोरेंट हूं, उसके ऊपर विजय पाने की बात हो रही है, उसको कॉन्कर कहा जा रहा है। और अटैचमेंट्स की किसी भी तरह का मटेरियल पोजीशन, जैसे मैंने कहा ना, गाड़ी, बंगला, घर, दौलत, व्हाटएवर, कपड़े, व्हाटएवर, उनके साथ किसी भी तरह का अटैचमेंट ना रहे। ओके, अहिंसा जो है वो जैनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट भाग माना जाता है। ओके, सो यहां पर भी जैसे बुद्धिज्म में हमने देखा, अहिंसा भी काफी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो यहां पर अहिंसा की बात हो रही है, अनेकता बड़ा एंड अपरिग्रह। तो ये आइडिया से इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। महावीर, जैनिज्म में हमने देखा कि जैन फूड, जैसे आप देखें, ये एग्जांपल आपको शायद समझ में आएगा, उसमें आप किसी भी तरह का नॉन वेज वगैरह बिल्कुल भी वो नहीं खाते हैं। तो जैन फूड जो कहते हैं, तो उनका मानना है कि ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल ब्रीदिंग एग्जिस्टिंग लिविंग सेंटिएंट क्रीचर्स शुड नॉट बी स्लेन, उनका वध नहीं किया जाना चाहिए, इसीलिए वो नॉन वेज नहीं खाते हैं। और ट्रीटेड विद वायलेंस, नॉट अब्यूज, नॉट टॉर्मेंटेड, नॉट ड्रिवन अवे। तो ये जैनिज्म का मत है। तो जितने भी जैन लोग हैं वो वेजिटेरियंस, कंप्लीट वेजिटेरियंस रहते हैं। तो उसके साथ साथ अनेकता बड़ा means not just one aspect or perspective, that is truth has many aspects and cannot be fully described by any single statement। कि मेरी जो सच्चाई है, कि हो सकता है कि मैं जो कहूं मेरी तरफ से ये मेरी सच्चाई है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करे क्योंकि वो उसकी सच्चाई है। तो मैं भी सच कह रहा हूं, वो भी सच कह रहा है, लेकिन हमारी सच्चाई में थोड़ा सा अंतर है। तो सच्चाई इज नॉट वन बट इट कैन हैव डिफरेंट वर्जन्स, इज व्हाट इज बीइंग सेड इन दिस। अपरिग्रह का मतलब है नॉन पोजेशन एंड एडवाइसेस डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजेशंस, लिमिटिंग वनसेल्फ टू व्हाट इज ट्रूली नेसेसरी इन लाइफ। कि हम किसी भी प्रकार के मटेरियल पोजेशंस के साथ अटैचमेंट ना रखें, कि ये ना रखें कि ये मुझे चाहिए, ये मेरी वस्तु है, मैं ये किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, ऐसी भावना ना रखें। Jainism also insists on the interconnectedness and interdependence of all creatures from humans to invisible organisms as they support each other and cannot live without one another। Scientists studying nature, flora and have once again confirmed कि वो interconnectedness की सभी जीव जंतु जो हैं उनके बीच में एक तरह का interconnectedness है। तो आप किसी भी जीव जंतुओं के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, आप उसके साथ हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब ये दो कहानियां और हैं जो मैंने कहा, जातका टेल्स। अगर आपने अमर चित्रकथा जैसे किताबों में जातका टेल्स नहीं पढ़ी हैं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपने अपने बचपन की एक बड़ा कंपोनेंट मिस किया है। अभी भी लेट नहीं हुए हैं, जातका टेल्स थोड़े से पढ़िए। यहां पर दो कहानियां दी गई हैं। एक कहानी है बंदरों के बारे में, ओके, जो एक तरह से दया के बारे में एक बात को बताती है कि आपको दूसरों की तरफ दया दिखानी चाहिए। तो आप इस कहानी को पढ़िए। सिंपल कहानी, इसमें कुछ फिलॉसफी नहीं है, बट बेसिकली कहानी है, इट्स लाइक ए मॉरल लेसन। मॉरल साइंस आपने शायद पढ़ा होगा, क्लास 3-4 वगैरह में मॉरल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, तो वहां पर भी शायद आपने जातका टेल्स की कहानियां थोड़ी सी पढ़ी होंगी। तो आप इस कहानी को पढ़िए। ओके, तो इस कहानी को यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारहोट में डिपिक्ट किया गया है। ये एक और कहानी है एक चोर के बारे में, ये भी एक कहानी है जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ओके, अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर एक गाय और एक शेर दोनों ही पानी पी रहे हैं साथ साथ, which is very rare, otherwise the शेर will eat the cow, right, because it's a carnivorous animal and this is a herbivore, right। तो उसका, लेकिन दोनों ही एक तरह से coexist कर रहे हैं। That was what the meaning of that was what the entire belief was, that everyone can actually coexist। okay, though according to the food chain ऐसा होगा नहीं। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही अहिंसा मीन्स मच मोर देन रिफ्रेनिंग फ्रॉम फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट ए पर्सन। इट ऑल्सो मीन्स रिफ्रेनिंग मतलब मैं ऐसा काम ना करूं, फ्रॉम वायलेंस इन थॉट, सोच विचार में किसी तरह की हिंसा, सच एज हैविंग इल फीलिंग्स टुवर्ड्स एनिमल। इफ यू ऑब्जर्व आवर केयरफुली वी विल नोटिस सच नेगेटिव थॉट्स एंड लर्न टू टर्न देम इनटू पॉजिटिव वंस। सो अगर आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति आपको किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ऐसा कीजिए कि मैं इस तरह की नेगेटिव भावना के साथ
किसी की तरफ ना देखूं, तो आपके मन में भी काफी शांति पहुंचेगी। यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ। इसीलिए हम सब दोस्त बनाते हैं। दोस्ती का क्या होता है? दोस्ती इज अ पॉजिटिव इमोशन, दुश्मनी इज अ नेगेटिव इमोशन। दुश्मनी जब आप करेंगे तो आपके मन में क्रोध आता है, गुस्सा आता है, क्या मैं, मेरा मन करता है मैं उसको पीट दूं, है ना, लगता है ना। तो उससे क्या होगा कि आपके मन में नेगेटिव इमोशंस आएंगे, और उससे क्या होगा, उस गुस्से से आप एक तरह से काम नहीं रह पाएंगे। जब आप काम नहीं रह पाएंगे तब आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज को पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपका मन काफी विचलित रहेगा, काफी अनसेटल्ड रहेगा, है ना। लेकिन अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपका मन शांत रहेगा, आप खुशी के माहौल में खुश मन से आप किसी भी चीज को ठीक से कर पाते हैं। सो इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मंक्स एंड समटाइम्स नन्स टू बिगैन ट्रैवलिंग। वो काफी ट्रैवल करते थे ताकि उनकी जो फाइंडिंग्स है, उनकी जो टीचिंग्स है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में उसको फैला सकें। और वो काफी कठिन जीवन बिताते थे। ऐसा नहीं है कि ऐशो आराम की जिंदगी, नहीं। बुद्धिस्ट मंक्स, जैन मंक्स वगैरह काफी कठोर जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो अगर आपने अगर आप अजंता एलोरा गए हो, एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर गए हो, तो आपको इस तरह की गुफाएं मिलेंगी, जहां पर हिंदू गुफाएं भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन गुफाएं भी हैं। अगर आप श्रीलंका में जाएंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि कई सारी गुफाएं ऐसी हैं जहां पर आपको बुद्धा के स्टैचूज मिलेंगे, ओके, इन द स्लीपिंग पोजीशन। सो इन इंग्लिश, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म आर ऑफन लेबल्ड रिलीजियस, लेकिन यहां पर हमने, जो मैंने कहा आपसे, इसको स्कूल्स ऑफ थॉट की तरह हमने एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किया गया है, ओके। दूसरी बात यह है कि देयर अदर स्कूल्स ऑफ थॉट, फॉर एग्जांपल चरवाका, जिसको कि लोकायता कहते हैं, और इस तरह के बाकी सारे हैं, लेकिन उन पर ज्यादा चर्चा इस पर्टिकुलर किताब में नहीं की गई है। नाउ यहां पर लास्ट में हम आते हैं, बुद्धिज्म एंड जैन स्कूल से ऑल्सो शेयर सम कॉन्सेप्ट धर्मा, कर्मा, रीबर्थ। उन सभी के बारे में भी ये थोड़े से कॉमन है, बिकॉज जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों एक ही टाइम पर आए थे, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। फाइनली हम आते हैं ट्राइबल रूट्स पर, यानी कि आदिवासियों के बीच में। तो आदिवासियों का मतलब क्या है कि एक ऐसी का परिवार या ऐसा एक क्लैन जो कि एक अलग भाषा बोलता हो, ज्यादातर जंगलों में रहता हो, राइट, एक चीफ हो और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। तो अलग अलग आदिवासी हैं। इनफैक्ट मैं उस दिन एक स्कूल में गया था एज ए चीफ गेस्ट फॉर देयर इन्वेस्टिचर सेरेमनी, जब वो हेड बॉय हेड गर्ल वगैरह बनाते हैं, स्टूडेंट्स काउंसिल बनाते हैं। तो वहां के जो आर्ट्स टीचर हैं, तो मुझे उन्होंने ये पेंटिंग बना के दी, ओके। उनकी आर्ट टीचर, जिनका की नाम है चंद्रिका, उनकी टीचर ने दी। तो ये आप देख सकते हैं, ये आदिवासी महिलाएं हैं, ट्राइबल विमेन है, ओके। ये एक्चुअली बनाना केले के रॉ मटेरियल पे बनाया गया है पेंटिंग। तो ये आदिवासी, जिस तरह की उनकी वेशभूषा है, जिस तरह के गहने पहने हैं, जिस तरह से उनका हेयर स्टाइल है वगैरह, ये आदिवासी विमेन है, ट्राइबल विमेन है। तो इस तरह से ट्राइबल विमेन इन डिफरेंट पार्ट्स। तो ट्राइबल, ऐसा नहीं है कि सारे ट्राइबल्स इस तरह से ड्रेस करते हैं। द ट्राइब्स इन केरला विल बी ड्रेस्ड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द ट्राइब्स इन मणिपुर, will be dressed very differently from the tribes in Chhattisgarh, will be dressed very differently from the tribes in Odisha, right? तो अलग अलग राज्यों में आदिवासी अलग अलग ढंग से ड्रेस करते हैं, उनका पहनावा अलग है, उनके खाने का ढंग अलग है, क्या खाते हैं वो अलग है, उनके जो भगवान है, देवी देवता हैं, वो अलग रहते हैं, राइट। तो वो सब हमने देखा गया है। तो 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया के पास 705 ट्राइब्स हैं अक्रॉस मेनी स्टेट्स। अभी जो नया सेंसस होगा उसमें शायद और एडिशन डिलीशन जो भी होगा, जितनी ज्यादा जानकारी आएगी, लेकिन 2011 के सेंसस के मुताबिक 700 से ज्यादा ट्राइब्स हैं, ओके। एंड दिस इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड यूके टुगेदर। जितनी पॉपुलेशन इन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टुगेदर नहीं है, उससे ज्यादा पॉपुलेशन तो हमारे आदिवासी भाई बंधुओं की है, ओके। तो कई जगह पर अंडमान एंड निकोबार में काफी सारे ट्राइब्स माने जाते हैं, स्पेशली इन द निकोबार आइलैंड्स, जिनको कि कहा जाता है कि उनका मॉडर्निज्म के साथ कोई वास्ता नहीं है, दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड, ओके। तो उसके बारे में काफी सारी बातें की गई हैं, ओके। वी विल गो थ्रू। जैसे लॉर्ड जगन्नाथ, जिनकी पूजा की जाती है उड़ीसा में, पूरी जगन्नाथ की, तो उनको भी एक तरह से एक ट्राइबल डेटी माना जाता है, ओके। वाज ओरिजिनली अ ट्राइबल डेटी। और महाभारत वगैरह में भी कई सारे ऐसे ट्राइब्स के बारे में बात की गई है, जैसे जैसे पांडव
घूम फिर रहे थे भारत के अलग अलग राज्यों से, तो उनके पर्सपेक्टिव से महाभारत की कहानी भी बताई गई है। तो इट इज दैट्स व्हाई आई से देयर आर लॉट्स ऑफ ट्राइबल महाभारता स्टोरीज आल्सो रिटन फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। ओके, ये एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है एंड्रे बेटेल। ये एक इंटरेस्टिंग बात कही गई है। तो उसमें तो जो ट्राइबल्स जो हैं वो पर्वतों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। तो एक तरह से जो नेचुरल फॉरेस्ट में जो रहता है, ओके, जो प्रकृति है उसकी पूजा काफी की जाती है। ओके, माउंटेन्स की, रिवर्स की, ट्रीज की, पौधों की, एनिमल्स की, पत्थरों की, ओके, बिकॉज दे रिगार्ड देम एज सेक्रेड। द रीजन इज दैट देयर इज अ कॉन्शियसनेस बिहाइंड ऑल ऑफ देम, कि उनको लगता है कि ये सभी एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। Plant is a living organism. River, a flowing river is a living organism. Mountains are a living organism. तो उनको लगता है कि ये सभी living organisms हैं, इसलिए उनकी पूजा की जानी चाहिए। ये मुझे इंफॉर्मेशन काफी अच्छी लगी, ये मुझे भी मालूम नहीं था कि there are about 30 peaks नीलगिरीज मतलब पश्चिमी तमिलनाडु, वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो वहां पर आदिवासी, वहां पे जो आदिवासी रहते हैं उनका ये मानना है कि उन पर्वतों पे देयर आर अबाउट 30 पीक्स ऑफ द नीलगिरीज, कि वहां पर कोई ये भगवान या भगवती रहती हैं। तो उनका मानना है कि उनकी पूजा की जानी चाहिए, और पूजा करने के लिए ऐसा होता है कि वो उन पर्वतों की तरफ उंगली उठाकर भी पॉइंट आउट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए। सो आई थॉट दिस वाज वेरी फैसिनेटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो जैसे हिंदुइज्म में डेटीज हैं, उसी तरह से ट्राइबल आदिवासी भी काफी सारे डेटीज के बारे में मानते हैं। अरुणाचल प्रदेश सूरज की प्रार्थना करते हैं, दूसरे चंद्रमा की प्रार्थना करते हैं। तो अलग अलग इलाकों में एक अलग अलग भगवानों और भगवतियों की पूजा की जाती है बाय द ट्राइबल्स। सो अगर हिंदुइज्म में 33 करोड़ देवता और देवियां मानी जाती हैं, ट्राइबल्स भी काफी सारे हैं, जिसमें कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग देवियों और देवताओं की बात मानी जाती है, पूजा की जाती है। लेकिन द कॉमन पॉइंट क्या है, कि कॉमन पॉइंट ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द माउंटेन्स, द रिवर्स, द प्लांट्स, द हिल्स, द रिवर्स, उन सभी की भी पूजा की जाती है, इवन पत्थरों की। ओके, सो ये एंड्रे बेटेल का एक कोट है कि the thousands of castes and tribes on the Indian subcontinent have influenced each other in their religious beliefs and practices, कि जितनी भी धार्मिक प्रथाएं हैं वो उन एक दूसरे को काफी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। तो इस तरह से ये पूरा एक एब्स्ट्रैक्ट है, ये हिस्ट्री का चैप्टर है, ये कल्चर का चैप्टर भी है, साथ साथ ये फिलॉसफी एंड स्कूल ऑफ थॉट या रिलीजन का चैप्टर भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना ज्यादा मैं सिंप्लीफाई कर सका हूं मैंने किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे तो इससे आपको फायदा होगा। मैं ये नोट्स आपको ये कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप उसमें से निकाल सके, आपको आसानी होगी। क्वेश्चन आंसर एक अलग वीडियो में हम करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, टाटा, बाय।